सो आप कह रहे हैं भारत में साल भर में 15 लाख साइबर अटैक्स के अटेम्प्ट होते हैं। 15 से 20 लाख तक। सो 15 लाख माने तो आप कह रहे हैं महीने में 1.25 लाख एग्जैक्टली। और दिन में 4,000 के ऊपर। और ये वो अटैक हैं जो सिर्फ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं। मैं ऐसे अटैक नहीं बोल रहा हूँ जो किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर हो रहे हैं या बाप रे, 4,000 attack एवरी डे। every day। 4,166 मतलब यदि आप ओवरऑल एडवर्सरीज अटैक्स देखोगे, क्योंकि होता क्या है, कोई पॉलिटिकल वेबसाइट हैक हो गई उसको भी न्यूज़ बना लेते हैं लोग, पर वो थोड़े ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल है, उसको मॉनिटरिंग नहीं हो तो रही होना भी चाहिए। वो भी जाती है तो हाँ, पर रेलवे की वेबसाइट, पॉलिटिशियंस ने पूरा देश हैक कर रखा है, हम उनका वेबसाइट हैक नहीं कर सकते। तो जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पर बहुत अटैक हुए, मतलब पूरे वीक में 15 लाख, वो टाइम था जब एक वीक में 15 लाख अटैक हुए थे। और ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, और सारे टर्की, पाकिस्तान, ईरान, यही अटैक थे सारे। और एक वीक में 15 लाख अटैक हुए थे उस समय। और कहाँ पे हुए थे ये? हमारे सारे एनर्जी, बिजली जाने सकती थी, हमारे डैम खुल सकते थे, हमारे सबको रोका था। और जो न्यूज़ में आया था वो क्या था कि एक पॉलिटिकल वेबसाइट हैक हो गई है, वो न्यूज़ में आया था। तो मैं ऐसे हंस रहा था, मैंने कहा चलो अब ये, क्योंकि उसमें तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी भी नहीं, इट वॉज ए प्रमोशनल वेबसाइट। सो द ओनली थिंग दे कुड डू इज दिस। और इसका क्रेडिट भी नहीं मिला जिन लोगों ने इसको रोका। क्या संजय बहल जी को कोई अवार्ड नहीं मिला है मुझे तो नहीं लगता कुछ इसके लिए, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग बिहाइंड, जो 24 घंटे, और मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि ये वाला टेस्ट कर लीजिए, वो टेस्ट कर लीजिए। मेरे को ये बताइए, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, ये इन लोगों को रिकग्निशन चाहिए ही नहीं होता है, या सिस्टम ऐसा कहता है कि नहीं भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको इसका अवार्ड नहीं मिलेगा, मेडल नहीं मिलेगा, ये करते रहो? रौनक भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी और भी जैसे मैं सीआरपीएफ ट्रेनिंग देने जाता हूँ, मैं आपको अब एंगल दिखा रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों में इंडिया में जो सबसे बड़ी चीज हुई है ना, वो क्या हुई है? सबसे ऐसी चीज जो अनइमेजिनेबल है, मैं बताऊं आपको, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई अवार्ड नहीं है, वो हुई है नक्सलिज्म का सफाया। नक्सलाइट जो सरेंडर किए या खत्म किए गए, इनको किन लोगों ने किया? अभी झारखंड ऑपरेशन में एक सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब हैं, उनके 5-6 तो गोलियां लगी हुई हैं। मैं माउंट आबू ट्रेनिंग देने जाता हूं तो सारे कमांडेंट एंड सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, एंड हम शाम को बैठ के जब डिस्कस करते हैं तो वो स्टोरी सुनाते हैं, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस कंडीशन पे वो जीते हैं। अवार्ड तो छोड़ो, जानता भी नहीं कोई उनको, थैंक यू तो बहुत बड़ी बात है। तो वो कोई सैलरी के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, उनका जज्बा है देश के लिए। और वो मुझे बताते हैं कि साहब 6-6 दिन तक हम घिसट के चलते रहे जंगलों में, जबकि जहाँ माइंस भी होती हैं, पानी नहीं था हमारे पास, मेरे 1 बोतल पानी दिया गया था, वो पानी खत्म हो गया 1 दिन में। तो हमें मतलब बॉडी में ऐसे सेंसेशन हो रही है कि टॉयलेट लग रहा है पर टॉयलेट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बॉडी में पानी नहीं है। तो वो पेन होता है बोले, जब आपने 4-5 दिन पानी नहीं पिया हो, और बोले फिर हम पोखर ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए जो वाला भी पानी पी लें, क्योंकि सर्वाइव करना है। आंखें बोले लाल हो जाती हैं क्योंकि हम सोते नहीं हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है इतनी ज़्यादा, मतलब जो बॉडी है वो आपको सेंसेशन दे रही होती है कि, और फिर अचानक से इनकाउंटर हो जाता है जहाँ आपको अलर्ट होकर लड़ना भी है। उसमें फिर बगल वाले इनके साथी हताहत हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको बचाना भी है। मतलब मैं मेंटल इसके लिए आपको कभी कोई थैंक यू भी नहीं आएगा। और जो ऑपरेशन हुए हैं, तो जिनकी बात कर रहा हूँ झारखंड वाले, वो ऑफिसर ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी सैलरी भी लगा देते थे वो सिर्फ इन्फॉर्मर को देने के लिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले ताकि मैं ऑपरेशन कर सकूं। बाप रे। उनकी वाइफ से झगड़ा होता था, अल्टीमेटली उनकी वाइफ ने उनके बॉस से कंप्लेन कर दी और डिवोर्स ले लिया। उनके बॉस ने समझाया कि देखो ये बंदा अल्ट्रा देशभक्त है, इसको बोले नहीं, ये ना बच्चों को समय दे रहा है ना घर को समय दे रहा है, ये पागल आदमी, इसको छोड़ना। डिवोर्स हो गया उनका। अब वो अकेले तो अभी भी उतनी जुझारू हुआ, कोई नाम नहीं जानता। तो ये सब चीजें एक स्टोरी नहीं है। मैं तो ये तो जो सॉक ऑपरेशन सेंटर में काम कर रहे हैं, वो तो फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो कम से कम एसी रूम में बैठ के ऑपरेशंस कर रहे हैं, नहीं भी मिले थैंक यू तो कोई बात नहीं, इनको तो मिलना चाहिए। तो जब ये धुरंधर फिल्म आई तो मेरे से किसी ने ऐसे पॉडकास्ट पे बोला कि आपको क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा फिल्म ऐसे करके, तो मुझे इतना दुख हुआ ये जान के। मैंने कहा पहले तो जिस व्यक्ति ने एक कैंपेन चलाया ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, वो इतना बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि द फिल्म इंस्पायरिंग सो मेनी आर्मी ऑफिसर्स एंड पीपल, इट्स एन इंस्पिरेशन। यदि आप इंस्पायर कर पा रहे हो किसी को पॉजिटिविटी से, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, मैंने कहा। और ये जो ऑपरेशंस हैं,
उसने मुझे लॉजिक दिया कि वो अलग अलग टाइम पर हैं और वो उस टाइम लाइन नहीं मैच कर रहा है। मैंने कहा भाई जब एक कहानी लिखी जाती है ना फिल्म की, तो उसमें कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है। ये सारे इंसिडेंट सही हैं, हो सकता है कि अलग अलग हमजा ने किए हों, एक ही हमजा को क्रेडिट देने के लिए एक स्टोरी लिखी गई है ताकि वो एक स्टोरी बने, एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बने, पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैंने कहा हर ऑपरेशन एक ही बंदा थोड़ा ना करता है। सो द पॉइंट इज यू शुड एक्सेप्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा गर्व होना चाहिए उस पर। अपने ही देश को डिमीन करके आप क्या हासिल करने वाले हो, मुझे समझ में नहीं आता। प्लस देश वाले भी किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब टोटली इग्नोरेंट हो जाएं और आपको पता ही नहीं है कि आपको संभाल कौन रहा है। और ये रियलाइजेशन लोगों को हुआ, बहुत कम लोगों को हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जब उनको ये लगा कि उनके आसमान में भी कुछ चमकती हुई चीज़ आ रही है जो अगर ज़मीन पे पड़ेगी तो वो डैमेज करेगी। उस टाइम उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि अटैक क्या होता है, लड़ाई क्या होती है, और आपको बचा कौन रहा है। ये वही लोग थे जिन्होंने नक्सलाइट जो छत्तीसगढ़ या झारखंड के थे उनके लिए सेलिब्रेशन होते थे यहाँ पर, जिनके नारे लगते थे। एक सीआरपीएफ जवान के घर जाके देख लेना, वो उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती ऐसी। सही बात है। जिसकी अतड़ियाँ गर्दन काट के टांग दी है और अतड़ियाँ निकाल के वो तड़प रहा है, आप उसकी कहानियाँ सुनोगे आप कहोगे यार लोग इतने भीभत्स होते हैं नक्सलाइट्स, होते थे। अब तो खैर ऑलमोस्ट 95% सफाया हो चुका है, पर इनके दिमाग में इस हद तक वो भर दिया जाता है कि आपको टेरर क्रिएट करना है। और वो टेरर क्रिएट करने के लिए जो वो टॉर्चर करना, मारना, ऐसे कि कोई हमारे खिलाफ ऑपरेशन करे ना। करेक्ट। ये स्टोरीज लोगों को नहीं पता होती, उनको नहीं पता। ये सीधे आर्मी वाले जो लड़ रहे हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक है जो बेचारे सीआरपीएफ के जवान यहाँ लड़ते हैं। और उनको दुख ये होता है कि वो अपने खुद के लोगों के खिलाफ लड़ना है उनको। नहीं, आई थिंक एक कंट्री का कैरेक्टर इस पे भी डिपेंड करता है कि वो अपने हीरोज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। Exactly. और ट्रीट करने से पहले वो अपने हीरोज़ को पहचानते कैसे कि उनके रियल हीरोज़ हैं कौन। इसलिए अगर आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के फ़ैन हो और उसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट कर रहे हो तो करो, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। बट एटलीस्ट ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली मैं आपकी कंट्री के लिए या आपकी सोसाइटी के लिए या आपकी फैमिली के लिए या आपके लिए कौन कर रहा है। और आई थिंक यही वो मौके होते हैं जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना होता है, आपको जाना होता है, आपको समझना होता है, आपको पढ़ना होता है, आपको देखना होता है कि कौन है ऐसे लोग, और चाहे वो एक साइबर अटैक क्यों नहीं बचा रहा हो या फिर वो एक कोई टेररिज्म का एक टेररिस्ट अटैक क्यों नहीं बचा रहा हो। सो आई थिंक क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। मैंने ऐसे सिचुएशन देखी है लोगों की कि हम जैसे कहते हैं ना यार हमारी तबीयत ख़राब है, हमारे लिए बच्चा बीमार है, उसका स्कूल में एडमिशन, उसको तो पता भी नहीं होता बेचारे को जब वो फील्ड में होता है ना। एक ऑफिसर आए थे, उनको उनके पिताजी की डेथ हुई थी तो उन्होंने कहा कि 3 दिन की छुट्टी चाहिए, उन्होंने बोला 1 दिन में करके आ जाओ। कई बार तो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद इन घर वालों को पता नहीं होता कि वो जीवित हैं कि मृत हैं, क्योंकि 15 दिन से नेट फोन लेके थोड़ा चलते हैं लोग। सो ये जो सिचुएशंस हैं हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते जहाँ पे लोग रहते हैं। आपके फ्रेंड ही हैं नीरज पांडे, डायरेक्टर, हाँ जी, उनकी फिल्म है बेबी। हाँ। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने एक डायलॉग भी दिया है जहाँ पे एक मंत्री साहब डैनी साहब से बात करते हैं और अक्षय कुमार के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे होते हैं कि आर वी डूइंग इनफ फॉर देम, क्या हम ऐसे हीरोज़ के लिए कुछ कर रहे हैं। तो बोला सर कहाँ कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज़ दे डोंट इवन केयर, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप कर रहे हो नहीं। ये बताइए, हम लोग डोभाल साहब की बात करते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर को ज़रूरत थी कि वो इस तरह के ऑपरेशंस में घुस जाए जहाँ पर हर दिन उसकी जान का खतरा है। 6 साल वो व्यक्ति पाकिस्तान में रहता है। जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हो रहा था, ब्लैक थंडर ऑपरेशन हुआ, और उसमें उनको रिक्शे वाले बने हुए थे वो पूरे गोल्डन टेम्पल के आसपास, और रिक्शा चलाते थे और वो इन्फॉर्मेशन देते थे कि कौन आ रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कितने हथियार आए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास थी। उस वजह से वो ऑपरेशन हो पाया। कभी भी सोचिए पकड़ते तो क्या हालत होती। सही बात। जो लोग उस एज ग्रुप के नहीं, उनको बता दूं कि हर हफ्ते बस से उतार के गोली मारी जाती थी लोगों को। ऐसा खालिस्तानी टेरर चला हर हफ्ते, हर तीसरे दिन मुझे न्यूज़ आती थी कि साहब आज फिर हिंदू सिख ऐसे करके उड़ाया जाता था। ये था लेवल। आपको क्या मतलब कहाँ से लेके आना है शांति को। सो माय पॉइंट इज कि इतने लोग कुर्बानी देते हैं तब जाके इस तरह की शांति या वो चीज़ें अचीव हो पाती हैं, सिस्टम बनता है। डोभाल साहब मेघालय में जो ये नक्सलाइज थे उनमें घुस गए, उनको कन्विंस कर दिया कि आप सरेंडर करिए। सोचिए ऐसे खतरनाक बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑपरेशन जो इंटरनेशनल है उनके वो हमें दिखते हैं कि वो पुतिन से जाके मिल रहे हैं और ये कर रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो इंटरनल हुए हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है. एंड दैट्स व्हाट आई एम प्राउड ऑफ कि भाई साहब एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है एक लाइफ.